कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। मतलब जिसे स्टेपनी होता है गाड़ी या कार में, इसे समझिए स्टेपनी के रूप में इनका जब डेट कर गए, कोई उस समय नहीं था सभा में, तो ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे और इनका वैसा कोई लोभ नहीं था सत्ता से, इस कारण से इनको बैठा दिया गया, नहीं तो नायक फिल्म की तरह नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में मैं लेकर के आया हूं भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनका परिचय और उनके कार्यकाल में किए गए प्रमुख योजना, चाहे आपका योजना आयोग हो या पंचवर्षीय योजना हो, आपको यह भी इसमें पता चलेगा कि किस आधार पर नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इन सारे टॉपिक को आज के सेशन में मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जिनके कार्यकाल में कोई खुश रहे या न रहे, लेकिन भारत के किसान बहुत खुश थे। अर्थात मैं बात करने वाला हूं चौधरी चरण सिंह जी का, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक, 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा, 79 से लेकर के। और इनके जन्म दिवस पे जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका कथन ही ऐसा था जिससे आपको लोगों को पता चल जाएगा कि ये किसान को कितना रेस्पेक्ट करते थे। देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरती है। एक लाइन में यह एक बहुत बड़ा लेखक और कवि भी थे, यही चलते इनका जो है छोटे स्वर में जो है बहुत कुछ छिपा हुआ है, छोटे सा लाइन में, कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के गुजरते। मतलब यदि जब खेत और खलिहान वाले लोग खुश रहेंगे तब पूरे कंट्री का पॉपुलेशन जो है खुश रहेंगे। मतलब किसान खुश तो पूरा देश खुश। इससे यह पता चलता है कि यह किसान को कितना ज्यादा प्रेम करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ये हम सभी का कार्यकाल है, इसको बाद में डिटेल करेंगे। सबसे पहले चल लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। इनका उपनाम चाचा नेहरू के भी नाम से जाना जाता, आप लोग जानते होंगे, चाचा नेहरू जी के नाम से जाने जाते हैं। और यह भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म जो है 1889 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1964 में। कार्यकाल पद प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए इनका मृत्यु हुआ था। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। और अभी तक सबसे लंबे समय तक यदि जब कोई प्रधानमंत्री रहे हैं अपने पद पे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोच रहे होंगे कि ये भी 3 बार बने, ये भी 3 बार बने, लेकिन इनको इतना कार्यकाल पूरा वो नहीं कर पाएंगे। 3 बार रहते हुए, 29 तक रहते हुए भी इनको इतना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी तक तो पूरा संभावना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बार बाल से बचे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए। अर्थात अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उनके कार्यकाल में जो है सबसे प्रमुख चीज जो था योजना आयोग का गठन। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था और अभी भी ये आयोग चल रहा है, लेकिन इसका नाम बदल करके 2015 ईस्वी में जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया तो इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। नीति आयोग इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, ये आपको ध्यान देना। फिर 3 लगातार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ। पहला 1951 में, फिर 5 साल जोड़ लीजिए 1956 में, और तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 में लागू हुआ। 3 पंचवर्षीय योजना इनके कार्यकाल में जिक्र हुआ। पहला हेराल्ड डोमर से संबंधित था, दूसरा जो था नेहरू महानोबिस्कर के संबंधित था। इस प्रकार 3 को है पंचवर्षीय योजना इनके कार्यकाल में लागू हुआ। तो इसके अलग से टॉपिक पे चर्चा करना होगा, क्योंकि उसमें जाएंगे तो पूरा डिटेल हो जाएगा। मतलब लगातार पंचवर्षीय योजना 3 की शुरुआत इनके कार्यकाल में हुआ, इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। सुएज नहर विवाद जो इजिप्ट, मिस्र देश और जो पश्चिमी देश था इजराइल और अमेरिका सब मिलकर के इस पे दबाव बना रहे थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता और एक ऐसा सबूत दिए जिससे जाकर के सुएज नहर पे ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुएज नहर पे एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि उसके अनुसार सुएज नहर पे बांध बनाने का अधिकार केवल और केवल इजिप्ट का है। अर्थात सुएज नहर के निर्माण कराने में जो है, सुएज नहर के जो फैसला जो मिस्र की तरफ खींचकर लाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान था। तीसरा है एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद खत्म करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन।
इनके समय में जो सबसे फेमस चीज माना जाता है वो भारत गुटनिरपेक्ष। मतलब उस समय पूरे भारत में दो महाशक्तियां थी, एक पूंजीवादी एक पूंजीवादी और शक्तियां और दूसरा समाजवादी साम्यवादी। तो एक एक था जो कि रूस और दूसरा था अमेरिका। ये दो ही शक्तियां में पूरे दुनिया बंटा हुआ था। लेकिन ये जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर छोटे छोटे देशों को एकत्रित कर रहे थे। न तो मतलब मैं ना तो पूंजीवाद की तरफ हूँ ना ही साम्यवाद की तरफ हूँ, मतलब अमेरिका और रूस किसी एक पलड़े में नहीं जाना स्वीकार किए और गुट निरपेक्ष रहे। और जहां और मानिए या नहीं मानिए, अभी भी भारत जो है भले दोस्ती किसी से कर ले, व्यापार किसी से कर लेता है, लेकिन अभी भी भारत का जो है जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्ष की महत्व है। तो भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है, गुट निरपेक्ष का आंदोलन का शुरुआत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से इसका नेता बनना चाहते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना, इनके समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ावा दिया गया। ये इनके कार्यकाल में जो है बहुत इंपोर्टेंट कार्य था। अब अगले प्रधानमंत्री के बारे में चलते हैं। जब इनका अचानक डेथ हो गया तब प्रधानमंत्री के पद पर रहे गुलजारी लाल नंदा। जब से भारत जो है चीन से युद्ध में हार गया, भाई भाई का नारा लगाने वाला चीन जब पीठ में खंजर भोंक दिया, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो हालत था, तबीयत खराब रहने लगा और उनके जो है पद पे रहते हुए मौत हो गया। ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, इसीलिए इनको जो है 13 दिन या बहुत कम समय के लिए इनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया। इनका गुलजारी लाल नंदा, इनको भारत के दूसरा प्रधानमंत्री में नहीं गिना जाता। एक कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, मतलब जिसे स्टेपनी होता है गाड़ी या कार में, इसे समझिए स्टेपनी के रूप में इनका जब डेट कर गए, कोई उस समय नहीं था सभा में। तो ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और इनका वैसा कोई लोभ नहीं था सत्ता से, इस कारण से इनको बैठा दिया गया। नहीं तो नायक फिल्म की तरह एक दिन का ये मुख्यमंत्री बन करके पूरा चेंज करके उदाव लगा सकता है मंत्री बनने के लिए। तो ये भी 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और ये इनके पास कुछ संपत्ति था ही नहीं। ये बहुत सिंपल और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति थे। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक था। ये कार्यवाहक का प्रधानमंत्री थे और दो बार बने थे। जब एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो गया था तब भी यह बने थे। दूसरा बार बने थे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। मतलब एक तरह से कहिए तो ये दुख के समय, जब उस समय भारत का दुर्भाग्य कि उस दशक में दो प्रधानमंत्री को गुजरते हुए देखना पड़ा। उस समय दुख की स्थिति में इनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जाता था, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा लोभ नाम का चीज ही नहीं था कि हमको सत्ता में रखना है। ये संपत्ति विहीन व्यक्ति थे, इनका संपत्ति भी कुछ नहीं था। मतलब बहुत बड़े व्यक्ति थे गुलजारी लाल नंदा। ये दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बने। वे मुंबई विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे। वे एक अच्छे लेखक भी थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। वे सादा जीवन जीते थे, बहुत सिंपल व्यक्ति थे और उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। वे बेहद ईमानदार और सिद्धांतवादी शख्स थे। मतलब इतना डिटेल से पता चल गया होगा कि इनको क्यों बैठा दिया जाता था निर्विरोध रूप से, क्योंकि कोई इनके जो है विरोध में खड़ा नहीं होता था। अब मिले भारत को एक ताकतवर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1966 में हुआ और इनका मृत्यु भी बहुत दुखद समय में हुआ, जब भारत युद्ध के दौरान, आगे बताएंगे उसमें 9 जून 1964 के प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 को ये इनका जो है देहांत हो गया और पद पे रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह इनका भी मृत्यु हो गया। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और ये काशी विद्यापीठ से इनको शास्त्री का उपाधि मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री का उपाधि काशी विद्यापीठ से मिला था। उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। यदि जब आज किचन पद्धति जिसे आप लोग समझते होंगे कि मतलब घर के आंगन में कदुआ परोर ये सब चीज लगा देना है, ये सब शुरुआत किचन पद्धति कहिए या फिर भारत में जो हरित क्रांति का नारा हुआ, जिसमें अनाज, पहले हम लोग का गेहूं और चावल सब आयात होता था,
अब भारत जो है गेहूं और चावल का निर्यात करता है। ये किनका देन है? तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री का देन है। इन्होंने सोचे जब भारत में जय जवान और जय किसान, जवान मतलब सेना और जय किसान, ये दो जब मजबूत रहेगा तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगा। और जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया, जो आज भी चाहे आपका जो अभी भी सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान, इसी में जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ाया जाता है। मतलब भारत के एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभर करके आए। इनका मकसद था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। इन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में बनवाना। श्वेत क्रांति मतलब दूध के लिए भी, उत्पादन के लिए, कृषि में ही सब आ गया, सब कृषि में आ गया, दूध पालन मछली पालन सब। ट्राम्बे में प्लूटोनियम पुनर्संसाधन संयंत्र 1965 में खोला गया। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत पाकिस्तान 1965 में पाकिस्तान को धूल चटाए। और ताशकंद में इनकी जो है ताशकंद समझौते में, भारत पाकिस्तान के ताशकंद समझौते में 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। और पद पे रहते हुए भारत को तुरंत एक दूसरे प्रधानमंत्री को भी खोना पड़ा। फिर कार्यवाहक के रूप में गुलजारीलाल नंदा आते हैं। कुछ दिन बाद तुरंत इंदिरा गांधी अब बड़ी हो चुकी थी और उनकी भी, यह पहले भी मंत्री रह चुकी थी लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भी, तो अब इन्हें जो है प्रधानमंत्री के पद पे बैठा दिया गया। अब आती है भारत की एक और शक्तिशाली प्रधानमंत्री, जिसे पूरे दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है, प्रियदर्शनी के नाम से जानी जाती है, इंदिरा गांधी जी। अब आ गए इंदिरा गांधी जी भारत के राजगद्दी पे। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी गांधी प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया। इंदिरा गांधी विदेश मंत्री 1984, रक्षा मंत्री 1980 से 82, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री इत्यादि रह चुकी थी। ये थे पूरे इंदिरा गांधी के बारे में परिचय। अब इनके कार्यकाल में हुआ जो प्रमुख कार्य आप लोग जानना चाहते हो, बांग्लादेश का उदय। इनके कार्यकाल का सबसे प्रमुख कार्य है बांग्लादेश का उदय। आइए जान लेते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना IGMSY, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साल 2010 में शुरू किया था। और इस योजना 19 साल या उससे ज्यादा उम्र के गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इस योजना के तहत पहले 2 जीवित जन्मों बच्चों के लिए हस्तांतरण किया जाता था। मतलब यह IGMSY जो योजना लाए, लागू तो किया गया हाल में 2010 में लागू किया गया, लेकिन योजना इंदिरा गांधी के इस समय लाया गया था। और इस योजना में यह बोले थे कि 19 साल के बाद, मतलब गर्भवती महिला जो 19 साल के बाद बच्चा पैदा करेगी, जो गर्भवती महिला रहेगी, संतान के जन्म देगी, प्रथम दो संतान को जब जन्म देगी तो 2 संतान तक जो है उसे अभी देखते होंगे अस्पताल में, जब सरकारी अस्पताल में किसी के डिलीवरी होते हैं तो उन्हें खाने पीने के लिए पैसा दिया जाता है। तो यह इंदिरा गांधी जी का ही देन है कि प्रथम 2 बच्चा को जो है कुछ रुपया नगद हस्तांतरण किया जाता है। और यह योजना इंदिरा गांधी के समय बना था, लेकिन लागू हुआ जाकर के 2010 ईस्वी में। यह योजना जो है इंदिरा गांधी लाए थे। दूसरा है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 मासिक योजना, आपातकालीन स्थिति और 1975 के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लागू किया गया। मतलब जो पंचवर्षीय योजना इनके पिताजी के कार्यकाल में छूट गया था, उस पंचवर्षीय योजना को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अगला इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जैसे अभी मनरेगा हम लोग का निकला हुआ, नरेगा मनरेगा, उस तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लाया गया। साल में कम से कम यह वादा दिया गया कि 100 दिन का काम जो है सरकार आपको देगी करने के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना ये भी इंदिरा गांधी के समय लाया गया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए लाया गया, मतलब NSAP। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा होना 1971 में, पाकिस्तान के 2 टुकड़ा हुआ और बांग्लादेश बना। ये थे इंदिरा गांधी का इस रूप में ओरिजिनल जाना जाता है 1971 ईस्वी में, कि किस प्रकार इंदिरा गांधी एक महिला होते हुए कठोर कदम उठाते हुए पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, और इसे जो है पूरा दुनिया जानती है और इसे आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है।
अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश दिया। इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश दिया था। परमाणु परीक्षण 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। पीछे ऐसे तो पीछे जो भी प्रधानमंत्री आए थे मोरारजी देसाई, वो तो किसान पे ही काम किए ज्यादा, लेकिन ये जो थे वो बहुत, इंदिरा गांधी बहुत देखने में वो लेडी भले थी लेकिन अंदर से हिम्मत क्या नहीं करवाता। और ये जो है 1974 ईस्वी में खुला ऑर्डर दे दिए भारत को कि आप परमाणु परीक्षण करिए। मतलब ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के शक्ति को दर्शाता है कि नहीं, इनमें दम था। तब वो अमेरिका के लाख प्रतिबंध के जरूर भी इन्होंने परमाणु परीक्षण का आदेश दे दिया। वो अलग बात है कि हमारा 1974 वाला परमाणु परीक्षण सफल नहीं रहा और हम लोग को बहुत अधिक जो है टैक्स का सामना करना पड़ा, प्रतिबंध का, अमेरिका का, जिसके कारण उसके कारण भी इंदिरा गांधी का सरकार उसमें जो है गिर गया। ये भी मूल कारण हो सकता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में ऑपरेशन मेघदूत भारत सियाचिन पर कब्जा किया था। भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के बदौलत। ये भी इंदिरा गांधी की ही देन है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का नारा था और गरीबी हटाओ मतलब गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिए थे। ये सारे इंदिरा गांधी के समय का महत्वपूर्ण कार्य है। चूंकि इनका कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा नंबर पे सबसे अधिक समय तक कोई रहे हैं तो इंदिरा गांधी है और इनका कार्यकाल अधिक है तो इनका काम भी अधिक था। अब अगला प्रधानमंत्री की ओर चलते हैं। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। मतलब यह इनका पहले जन्म देख लेते हैं। 1896 में जन्म हुआ था, 1995 तक इनका पूरा जीवन था। 24 जुलाई 1977 24 जुलाई 1977 को यह प्रधानमंत्री बने थे और 28 जुलाई 1979 तक चुनाव का डेट आया तो फिर ये प्रधानमंत्री के पद से हट गए और मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो अब बात आती है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल इनका 2 साल कुछ दिनों का रहा, 2 साल पक्का पक्की कुछ दिनों का रहा। तो उसमें इन्होंने कोई काम तो ऐसा नहीं किए, लेकिन इसमें जो है मोरारजी देसाई कुछ के जो 2 सम्मान मिला वो बहुत चर्चित है। एक भारत रत्न, व्यक्ति बढ़िया थे, काम किए अपने कार्यकाल में, छोटा कार्यकाल था तो छोटा ही ना काम रहेगा। और एक निशान है पाकिस्तान, जिसे हम लोग का भारत रत्न सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग के भारत का सबसे नागरिक सम्मान में जो आता है, सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान जो है निशान पाकिस्तान है। और वो एक लौटे भारतीय हैं जिन्हें जो है भारत के दोनों पुरस्कार मिले हैं। भारत और दोनों देश का मतलब सम्मान मिला है, भारत का भी और पाकिस्तान का भी। इनके बारे में जानते हैं। जनता पार्टी की जीत में अहम भूमिका मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी के लिए देश भर में अभियान चलाया था और जनता पार्टी की जीत में उनकी अहम भूमिका रही। मतलब पहली बार यदि जब कोई कांग्रेस को हराया था तो वे मोरारजी देसाई थे। मतलब ये जो है पूरे भारत में घूम घूम कर कांग्रेस का विरोध किए और जनता को जगाए और पहली बार अपने बदौलत जो है जनता पार्टी का सरकार बनाया। भारत के लोगों को निडर बनाने की कोशिश की। मोरारजी देसाई चाहते थे कि भारत के लोग इस हद तक निडर बने कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद पर ही आसीन क्यों ना हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई उसकी गलती बता सके। मतलब इनका कलाम था कि भारत में राजतंत्र जैसा जो उस समय स्थिति चल रहा, आप सोचिए कि जो 1951 में कांग्रेस आई थी, 1951 में कांग्रेस आई थी और अभी तक 1979 तक 1977 तक कांग्रेस हटी ही नहीं। इतना दिन में ऐसा लग रहा था कि राजतंत्र है, इसको कौन हटाएगा, किस प्रकार हटाएगा, वो भी एक ही फैमिली से ज्यादा। बाप बने, फिर पुत्री बने उनका, और आगे भी उनका भविष्य था बनने के लिए राजीव गांधी। इस प्रकार जो है लोगों को जगाए कि आप तो राजतंत्र से निकले ही नहीं, फिर तो राजतंत्र ही आ गया, आपको गुलाम बनाया जा रहा। और इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस को पहली बार जो है अपने बहुमत से हराए।
राष्ट्र के निर्माण में योगदान, मोरारजी देसाई को राष्ट्र निर्माण में भी अहम योगदान देने वाला माना जाता है। मतलब स्वतंत्रता में भाग भी लिए थे लड़ाई में। संविधान का 44वां संशोधन उनके कार्यकाल में हुआ। ये इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण हुआ था। 44वां संविधान संशोधन जो है जो 1976 में हुआ था, वो जो है इनके कार्यकाल 1976 में नहीं, उसके बाद जो हुआ था इनका जो है कार्यकाल में, वो इनको 44वां कब हुआ था वो भी ध्यान में नहीं आ रहा है। 44वां संविधान संशोधन इनका कार्यकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। परमाणु कार्यक्रम में भूमिका इन्होंने भारत के, मतलब जब भारत जो पोखरण का परीक्षण कर चुका था 1974 में, तब ब्लास्ट मिसाइल नहीं हुआ था। अब भारत और इंदिरा गांधी चूंकि संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय हट गए थे, तब जब हट गए इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय, तब हट करके बैठ गए आकर के कौन, मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई को अमेरिका के सारा प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, और यह डर करके, हार करके, जो बोलिए हार करके अमेरिका के प्रतिबंध से, कोई भी उस समय प्रधानमंत्री रहता तो कोई चारा नहीं चल पाता, क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर था और बहुत ताकतवर था। तो जब पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में हो चुका था, तो 1974 में जब परीक्षण हो चुका था और मिसाइल फटा भी नहीं था, और अमेरिका ने सारा प्रतिबंध भारत के ऊपर लाद दिया, और जिससे भारत में की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। उस चलते मोरारजी देसाई बोले, मैं अब कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करूंगा, अब मैं परमाणु परीक्षण कभी भी करूंगा ही नहीं। और इस प्रकार इन्होंने जो है परमाणु परीक्षण न करने का जो है एग्रीमेंट कर डाला। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह के बारे में जानिए। ये 1902 ईस्वी से 1987 ईस्वी इनका जीवन काल रहा, और जुलाई 28 जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। चौधरी चरण सिंह जी वह भारत के किसान राजनेता थे, पांचवें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। यह पद जो है संभाला, मतलब उनका कार्यकाल 23 दिसंबर 1902 से लेकर के 23 दिसंबर 1902 से लेकर के इनका कार्यकाल जो था 29 मई 1987 तक का इनका कार्यकाल था। और ये भारत के एक ऐसा प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में कोई खुश रहे या न रहे, लेकिन वहां के किसान बहुत खुश थे। साल 1966 से 67 में सूखे के दौरान चौधरी चरण सिंह ने किसानों को बाजार दरों से ज्यादा कीमत पर अनाज खरीदा, अनाज ज्यादा दर पर खरीदा। कहला कि किसान जिसे घाटा लग रहा था, तो जो रेट था बाजार में, जैसे मान लीजिए अभी 25 रुपये के जी गेहूं है, किसान से खरीद लिए 30 रुपये के जी। मतलब किसान को किसी तरह यह डूबने नहीं देना चाहते थे, ये इनमें खासियत था। जोत अधिनियम 1960, इस अधिनियम के जरिए जमीन रखने की अधिकतम सीमा कम की गई। मतलब कोई अधिकतम सीमा तक जमीन भी नहीं रख सकता था। ऐसे होता है ना, गांव में कोई जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे उस समय, उनके पास 500 बीघा 800 बीघा जमीन है, और जो दलित कास्ट के थे उनके पास 10 कट्ठा 1 बीघा तक भी जमीन नहीं था। ये सिस्टम को ये हटाना चाहते थे। मतलब अधिकतम जमीन रखने के ये सीमा बना चुके थे कि इससे आप ज्यादा जमीन नहीं रख सकते हैं। यदि अब ज्यादा जमीन रख लेते तो फिर तो जमींदार ही प्रथा स्टार्ट हो जाता, फिर भारत में समाजवाद रहता कहाँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य, चौधरी चरण सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, ये तो उनके बारे में कथन है। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबी का अधिकार मिला। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्रिंट इसमें छपा हुआ है। आगे प्रधानमंत्री के बारे में जो भी होगा कार्यकाल हम वो अगले वीडियो में